हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में हमारी यूनिट चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स और आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट का कॉम्पटन शिफ्ट का हम डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद कॉम्पटन शिफ्ट के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, कॉम्पटन इफेक्ट। तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है, एक्चुअल में यहां पर क्या किया, एक हमारे पास सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट, आप इसको समझिए। देखिए एक्चुअल में है क्या कॉम्पटन इफेक्ट में, यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रे है जिसको हम एक्सरे भी कह सकते हैं, या हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ की क्या है, रेडिएशन। क्लियर है। तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में क्या किया गया, जरा ध्यान से समझिए कि इन 1921 प्रोफेसर A.H. Compton discovered that when a monochromatic beam ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, देखिए इसको बात को समझिए, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। एक बात यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हाई है तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ जो होगी वो स्मॉल होगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा कि 1921 प्रोफेसर A.H. Compton discovered that when a monochromatic beam of high frequency radiation, यानी कि हमने यहां पर क्या लिया है, एक मोनोक्रोमेटिक बीम ली है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सरे। एक्सरे जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ लो होती है। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या ली, रेडिएशन यहां पर ली, इज स्कैटर्ड बाय अ सब्सटेंस, और इसको क्या किया इन्होंने, एक सब्सटेंस से क्या कराया, स्कैटर्ड कराया। यानी कि इसको थोड़ा सा यहां पर मैं आपको समझा देता हूं एक्चुअल में क्या है कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि आप इनके पास एक एक्सरे, इन्होंने क्या किया, एक एक्सरे को लिया और ये जो एक्सरे थी ये हाई फ्रीक्वेंसी रे है जिसकी वेवलेंथ लो है, और इन्होंने इसको एक सब्सटेंस में स्ट्राइक कराया जिसके अंदर क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, कोई भी बॉडी हम ले सकते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ग्रेफाइट भी हम ले सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं ग्रेफाइट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो रेडिएशन थी ये यहां पर इस सब्सटेंस में जाके स्ट्राइक करी जिसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन से जब ये स्ट्राइक हुई तो उसके बाद ये क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। तो देखिए इन्होंने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि जब ये रेडिएशन स्कैटर्ड हुई तो स्कैटर्ड होने के बाद जो रेडिएशन हमें मिली, उन रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी, कुछ रेडिएशन ऐसी थी जिनकी वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, ना वेवलेंथ चेंज हुई ना फ्रीक्वेंसी। जब वेवलेंथ चेंज नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। तो कुछ रेडिएशन ऐसी थी जिनकी ना तो वेवलेंथ चेंज हुई ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी भी थी जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है। और ये जो यहां पर चेंजेस हो रहे हैं इसी को हम इन्होंने नाम दिया कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझते डिटेल में। देखिए अब आगे देखिए क्या नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहां पर द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन द रेडिएशन। अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा है, द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन द रेडिएशन नॉट ओनली ऑफ द सेम वेवलेंथ। जो स्कैटर्ड रेडिएशन थी, वो जो रेडिएशन थी है ना, वो कैसी रेडिएशन थी, नॉट ओनली ऑफ द सेम वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि जो स्कैटर्ड थी, स्कैटर्ड रेडिएशन थी, उनकी जो वेवलेंथ थी, उनकी वेवलेंथ जो इंसिडेंट रेडिएशन थी, कुछ की वेवलेंथ तो सेम थी और कुछ की वेवलेंथ सेम नहीं थी। इसी को यहां पर लिखा गया है। देखिए जरा ध्यान से, द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन द रेडिएशन नॉट ओनली ऑफ द सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे बट ऑल्सो द रेडिएशन ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ और लोअर फ्रीक्वेंसी। यानी कि कुछ रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन बाकी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ थी वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। और चेंज भी कैसे हुई, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यानी कि यहां से हमें अभी तक ये समझ में आ चुका है कि अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक करेगी या किसी ऑब्जेक्ट से जाके स्ट्राइक करेगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो स्कैटर्ड होगी, और स्कैटर्ड होने के बाद जो आपको रेडिएशन मिलेंगी, उन रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, द रेडिएशन ऑफ अनचेंज वेवलेंथ। ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ चेंज नहीं हुई थी, उन रेडिएशन को क्या कहा जाता है, अनमॉडिफाइड रेडिएशन। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अनमॉडिफाइड रेडिएशन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि ठीक है ना। और
द रेडिएशन ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ, यानी कि ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ चेंज हो गई, यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, ऐसी रेडिएशन को कहा गया मॉडिफाइड रेडिएशन। अब यहां पर देखिए जो हमने पढ़ा इससे हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि इस पूरे का रिजल्ट एक्चुअल में क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ के चेंज होने का जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, बात समझ में। तो यहां पर कॉम्पटन क्या साइंटिस्ट है, तो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने ही किया और इसीलिए इन्हीं के नाम पे इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट बोला जाता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन वेवलेंथ, है ना, जो हमारी वेवलेंथ रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ चेंज हुई है, इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट लाइन और भी इंपॉर्टेंट है, देखिए द चेंज इन वेवलेंथ, अब ये जो वेवलेंथ चेंज हुई है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ड्यूरिंग स्कैटरिंग प्रोसेस, तो स्कैटरिंग प्रोसेस में जो वेवलेंथ चेंज हुई है रेडिएशन की, ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, इस चेंज इन वेवलेंथ को कहा जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। तो मेरे ख्याल से आपको कॉम्पटन शिफ्ट समझ में आ गया होगा। कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, ये चेंज इन वेवलेंथ। तो कॉम्पटन शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल लैम्डा से, लैम्डा आप जानते हैं लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं, तो डेल लैम्डा यहां पर क्या है, चेंज इन वेवलेंथ। और कितना चेंज होगा वेवलेंथ में, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यानी कि फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जो लैम्डा डैश है ये फाइनल वेवलेंथ है, यानी कि स्कैटर्ड जो रेडिएशन स्कैटर्ड हो चुकी है, उस स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा डैश। और जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो अगर हमने लैम्डा डैश में से लैम्डा को माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, कॉम्पटन शिफ्ट मिल गया। तो वेयर डेल्टा लैम्डा इज कॉम्पटन शिफ्ट, लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कॉम्पटन शिफ्ट का देखिए, हमें यहां पर डेरिवेशन एक्चुअल में किसका करना है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कॉम्पटन शिफ्ट को। ये जो वेवलेंथ चेंज हुई है, जो वेवलेंथ हमारी चेंज हुई है, ये वेवलेंथ कितनी होगी, इसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी कि हमें कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए इन्होंने क्या करा, कुछ अजम्पशन मानी। तो वो अजम्पशन पहले देख लेते हैं कि क्या अजम्पशन है। देखिए पहली अजम्पशन, कॉम्पटन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एक्स रे फोटोन। तो इन्होंने एक एक्स रे लिया और एक्स रे के फोटोन को लिया एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट। देखिए इसका मतलब ये है, इन्होंने इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए एक फोटोन लिया और एक ही क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। क्लियर है, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन, ये अजम्पशन थी। क्लियर है, चलिए तो एक फोटोन को इन्होंने लिया और एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ले लिया। ठीक, और क्या किया इन्होंने, फोटोन को स्ट्राइक कराया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। द कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक। अब देखिए जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक करेगा तो उनके बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। तो यहां पर हमें जो कोलिजन दिया गया वो कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के बारे में आप फिजिक्स में क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी कोलिजन इलास्टिक होता है तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों ही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। तो यहां पर भी देखिए, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आर एप्लीकेबल। तो दोनों के दोनों लॉ यहां पर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ऐसे ही डेरिवेशन आप क्लास 11 में कर चुके हैं। अंतर इतना है कि वहां पर ऑब्जेक्ट मैक्रोस्कोपिक होता था, जहां पर हम यहां कर देते एक बॉल को रखते थे, फिर एक बॉल पीछे से आके इसको स्ट्राइक करती थी, है ना। तो यहां पर क्या होती थी, हमारी दोनों बॉल क्या हो जाती थी, स्कैटर्ड हो जाती। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम यहां पर भी चलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब हमें यहां पर कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन के लिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो फोटोन है, जो एक्सरे के साथ, यानी कि एक्सरे का जो फोटोन है, ये जो फोटोन है, फोटोन क्या है, फोटोन क्या होता है, जिसके पास h न्यू एनर्जी होती है। तो ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी है, तो देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी है फोटोन के पास h न्यू। यहां पर जो ये v नहीं है, ध्यान रखना ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू सिंबल का हम यूज करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये जो फोटोन है इसकी जो एनर्जी है वो h न्यू है। इसका मोमेंटम कितना होगा, तो हम फोटोन के मोमेंटम को p लिख लेते हैं और इसका मोमेंटम होगा h न्यू अपॉन c। तो ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h न्यू अपॉन c। यहां पर c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। चलिए, तो इसका मतलब ये जो फोटोन है, ये इसके पास h न्यू एनर्जी है और इतना इसके पास मोमेंटम है, और ये जाके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है, स्ट्राइक करता है।
अब जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये स्ट्राइक करेगा, अब जरा ध्यान दीजिए, अब बिफोर कोलिजन, अब जरा एक चीज ध्यान से समझिए, ये जो फोटोन की एनर्जी है बिफोर कोलिजन है, अभी कोलिजन नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, कोलिजन से पहले इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास कोलिजन से पहले कितनी एनर्जी होगी उसको मैं यहां लिख लेता हूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, तो यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जब इलेक्ट्रॉन यहां पर एक ही जगह पर है तो इसकी एनर्जी जीरो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री भी है तो वो रैंडम मोशन में होता है, उसके पास एनर्जी होती है। और कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, m0c², इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है। यहां पर m0 क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ मोमेंटम जीरो होगा। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर जब इसके पास एनर्जी है तो मोमेंटम भी होगा, नहीं, मोमेंटम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कोई लीनियर मोशन नहीं है, ये अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर रैंडम मोशन है इसके पास, ये रोटेट जरूर कर रहा है लेकिन इसके पास मोमेंटम नहीं है, ठीक है ना। अगर मोमेंटम होता तो ये यहां से बाहर चला जाता, क्लियर है, तो इसका मोमेंटम जीरो है। अब ये तो बात हुई बिफोर कोलिजन, अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद क्या होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये फोटोन अपनी एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी क्या करेगा, देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल आगे रखिए, एक बॉल पीछे, आप अगर एक बॉल से दूसरी बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, दोनों बॉल मोशन में आ जाती है, यानी कि दोनों बॉल को एनर्जी मिल जाती है। तो एक बॉल के पास तो पहले से एनर्जी थी, दूसरी वाली बॉल को एनर्जी मिल गई। अब यहां पर ध्यान से समझिए, एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, और यहां तो वैसे भी इलास्टिक कोलिशन है, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसका मतलब ये हुआ फोटोन ने जब इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करा तो फोटोन की एनर्जी कम हुई होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी कम होगी, क्योंकि फोटोन अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो अब यहां पर बात करते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है, पहले इसकी एनर्जी ईपी थी, अब मान लेते हैं इसकी एनर्जी ईपी डैश हो गई, ई डैश हो गई। अब ध्यान दीजिए, पहले इसकी एनर्जी एच न्यू थी, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। अब एनर्जी डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या चेंज हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई होगी। तो पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी, मैंने वहां पर न्यू डैश लिख दिया। और एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी वहां पर। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी कम तभी हो सकती है जब ये न्यू डिक्रीज करे, क्योंकि एच तो चेंज होगा नहीं, तो न्यू कम हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो यहां पे आपको साफ साफ बात समझ में आ रही है, जब फ्रीक्वेंसी कम हुई है फोटोन की तो इसकी वेवलेंथ बढ़ गई होगी। तो ये हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन है और ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम की ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। पहले इसका मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी था, अब इसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी। अब देखो मोमेंटम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सीधी सी बात है मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है तो इसके फॉर्मूले में तो फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो यानी कि ये मोमेंटम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब फोटोन की एनर्जी भी कम हो गई, इसका मोमेंटम भी कम हो गया। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है कि फोटोन ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, कोई कहीं भी जा सकता है। क्लियर है ना? और मैंने ये फोटोन कंसीडर किया तो एक्स एक्सिस और फोटोन की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाई है। तो ये एंगल ध्यान रखना। अब देखो यहां पर अगर आप फोटोन और एक्स एक्सिस के बीच में थीटा एंगल लेंगे तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उसमें थीटा आएगा। अगर आप इसको यहां पर फाई ले लेते और इसको थीटा ले लेते तो फाइनल आंसर में आपका फाई आता। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन के पास पहले कितनी एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन के पास पहले m0c² एनर्जी थी, अब इसके पास जो एनर्जी होगी वो mc² होगी, यानी कि आप देखिए इसका मास बदल जाएगा। अब यहां पर फिर से कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मास कैसे चेंज हो जाएगा। तो देखिए मास चेंज होगा, जब कोई पार्टिकल कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका मास चेंज होता है, लेकिन
ये मास चेंज तभी होता है जब ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो। इसकी बात मैं करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, आएगा ये डेरिवेशन के बीच में। अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि मास बदल जाएगा और ये mc² हो जाएगी इसकी एनर्जी। नाउ मोमेंटम हो जाएगा pe डैश। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें यहां से बाहर निकल गया तो इसके पास मोमेंटम होगा, और मोमेंटम कितना होगा, इसका जो मास है वो कितना m है, और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि बिफोर कोलिजन एनर्जी कितनी थी, मोमेंटम कितना था, और आफ्टर कोलिजन एनर्जी और मोमेंटम कितना होगा। अब हमें करना क्या है, हमें यहां पर एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है और एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। यानी कि सीधी सी बात है, हमें कोलिजन से पहले की एनर्जी चाहिए, कोलिजन से बाद की एनर्जी चाहिए, कोलिजन से पहले का मोमेंटम चाहिए, कोलिजन से बाद का मोमेंटम चाहिए। अब यहां पर जब हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, चलिए पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। तो पहले हम यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, बाद में एनर्जी लगाएंगे। आप चाहे तो पहले एनर्जी का प्रिंसिपल लगा सकते हैं और बाद में मोमेंटम का लगा सकते हैं, पर मैं पहले मोमेंटम का अप्लाई कर रहा हूं। नाउ अप्लाई मोमेंटम अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर हम मोमेंटम का जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, आप जरा यहां पर ध्यान दीजिए। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए, तो यहां पर इसका देखिए मतलब क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision। में यही होता है प्रिंसिपल, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर हमने क्या किया, लॉ अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमने यहां पर अप्लाई किया। चलिए अब आगे समझते हैं जरा। देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। चलिए मोमेंटम को देखते हैं जरा। देखिए मोमेंटम की अगर मैं बात करूं बिफोर कोलिजन, जो मोमेंटम है हमारा वो कितना है, एक तो ये है फोटोन का मोमेंटम है h/c और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है 0। आफ्टर कोलिजन ये फोटोन का मोमेंटम है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। तो क्या हम इन दोनों मोमेंटम को ऐड कर सकते हैं? देखिए इन दोनों को तो हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को तो ऐड कर देंगे। क्या हम इन दोनों को ऐड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो आप ऐड कर देते, अपोजिट में होते आप सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन इनके बीच में तो एंगल बन रहा है, यानी कि इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं कंपोनेंट। ये हमारे पास मोमेंटम है p डैश। अगर इस p डैश का कंपोनेंट मैं x डायरेक्शन में लूंगा तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा p डैश cos थीटा। सिमिलरली इस p डैश का कंपोनेंट x में तो p डैश cos थीटा आ गया, और अगर इसका y में कंपोनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा p डैश sin थीटा। क्लियर है? सिमिलरली इसका कंपोनेंट x में भी लेना है, y में भी लेना है। तो जब आप pe डैश का कंपोनेंट x में लेंगे तो pe डैश इधर लेंगे तो cos फाई आ जाएगा, और इसका जब आप इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा pe डैश sin फाई। इसका मतलब कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। तो इसका मतलब हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको एक बार x डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा और एक बार y डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। तो पहले मैं इस लॉ को x एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। देखिए जब हम इसको x एक्सिस में अप्लाई करेंगे तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है
P प्लस पीई। देखिए जरा बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन हमारा मोमेंटम है P प्लस पीई। आफ्टर कोलिजन देखो x डायरेक्शन में कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो ये दोनों है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, P डैश कॉस थीटा, P डैश कॉस थीटा प्लस पीई डैश कॉस फाइव, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, P डैश कॉस थीटा, पीई डैश कॉस फाइव, दोनों को ऐड कर दिया। अब यहां पर क्या करना है, इनकी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं मैं। P कितना है, P है एच न्यू अपॉन सी, ये 0 है। P डैश की वैल्यू देखो जरा, P डैश है एच न्यू डैश अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस पीई कितना है, पीई है एमवी, पीई डैश कितना है एमवी कॉस फाइव। आप देख सकते हैं पीई डैश कितना है एमवी है, तो ये एमवी कॉस फाइव हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो इसके बाद क्या करना है, देखो इसके डिनोमिनेटर में सी है, इसके डिनोमिनेटर में सी है, इसमें नहीं है। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस, देखो यहां तो सी से सी कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा एम सी वी कॉस फाइव, एमसीवी कॉस फाइव। ध्यान रखना ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, वी वेलोसिटी का है। तो यहां से हमारे पास एच न्यू इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस फाइव कॉस थीटा एमसीवी कॉस फाइव आ गया। यहां से मैं इस एमसीवी कॉस फाइव की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो देखिए यहां से मेरे पास आ जाएगा एमसीवी कॉस फाइव इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, देखिए अब थोड़ा आगे चलते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करते हैं अपने प्रिंसिपल, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल। देखिए ना, अब हमें कहां जाना है, अलोंग वाई एक्सिस जाना है। तो चलिए अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं कि कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम था और कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम है। देखिए अगर मैं बात करूं बिफोर कोलिजन की, तो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम था। क्लियर है, इसका मतलब 0 था। इसका मतलब फोटोन का मोमेंटम भी 0, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी 0। अब चलते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखते हैं कि कितना मोमेंटम है। चलिए देखिए कोलिजन के बाद फोटोन का मोमेंटम हो गया P डैश साइन थीटा, P डैश साइन थीटा, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया Pe डैश साइन फाइव। लेकिन ये ऊपर को है, ये नीचे को, डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस Pe डैश साइन फाइव। तो एक काम करता हूं मैं, नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आता हूं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा Pe डैश साइन फाइव इज इक्वल टू P डैश साइन थीटा, और यहां पर अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखिए Pe डैश की वैल्यू कितनी थी, Pe डैश की वैल्यू mv है, कितनी है mv, तो इसकी जगह पर आ जाएगा mv साइन फाइव इक्वल टू P डैश की वैल्यू कितनी है, h न्यू डैश अपॉन सी है, h न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। इस c को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा mcv साइन फाइव इज इक्वल टू mcv साइन फाइव इक्वल टू h न्यू डैश साइन थीटा, जिसको हम यहां पर कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखो दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है ना, एक ये इक्वेशन आ गई mcv cos फाइव इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू cos थीटा, और एक इक्वेशन ये आ गई। अगर आप ध्यान से देखो दोनों के लेफ्ट साइड में, इसमें cos फाइव है, इसमें sin फाइव है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो sin फाइव और cos फाइव खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां पर sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एडिंग एंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्क्वायरिंग
एंड एडिंग, स्क्वायरिंग भी करनी है, एडिंग भी करनी है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को स्क्वायर भी करो, ऐड भी करो, क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो इसके लेफ्ट साइड में मुझे मिलेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस इसकी लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब चलते हैं राइट साइड में। अगर मैं इसकी राइट साइड का स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल टू में एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा, कॉस थीटा इसका बनेगा होल स्क्वायर, प्लस और इसमें क्या था एच न्यू डैश साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर, एच न्यू डैश साइन थीटा और इसका भी मैंने ले लिया होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना आएगा। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर मैं ले लूंगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर को कॉमन, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव जिसकी वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू, यहां पर इसको ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 एच 2 बार आ जाएगा तो एच स्क्वायर न्यू और न्यू डैश और कॉस सॉरी कॉस थीटा, कितना आएगा कॉस थीटा, प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, यहां पर इसको ओपन कर देंगे और साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखो इस टर्म में आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर भी वही चीज आ रही है, बस यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों टर्म में से आप क्या करो, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बच रहा है हमारे पास, लेफ्ट साइड में हमारे पास बच रहा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब यहां पर मैं कॉमन लेने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना क्या कॉमन लेंगे, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बाहर हमारे पास बच गया 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश कॉस थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। ये मेरे पास एक सिंप्लीफाई इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम लगा चुके, नाउ अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं यहां पर अब अप्लाई करने जा रहा हूं। अब जरा ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और आप जानते हैं कि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम रिजॉल्व नहीं करते, उसके कंपोनेंट नहीं लेते, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं एनर्जी बिफोर कोलिजन, देखिए एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन,
यानी कि जितनी एनर्जी कोलिजन से पहले होगी उतनी एनर्जी बाद में भी होगी। चलिए अब जरा देखिए, अब कोलिजन से पहली एनर्जी कितनी थी और बाद की एनर्जी कितनी है, इसकी भी बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैं लिख लेता हूं, एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो अब यहां पर आ जाते हैं, देखिए कोलिजन से पहले की एनर्जी, पहले की एनर्जी की बात करूं तो देखो एक तो ये ईपी है और एक ई है ना, तो इसको पहले मैं लिख देता हूं। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो देखो फोटोन की एनर्जी कितनी थी, फोटोन की एनर्जी थी ईपी प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इक्वल टू, कोलिजन के बाद फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, ई डैश पी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई, ई डैश ई। ये तो था हमारे पास एनर्जी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं बस। देखो वैल्यू कितनी कितनी आएगी जरा ध्यान देना। बिफोर कोलिजन फोटोन की जो एनर्जी थी वो हमारे पास आप सब जानते हैं एच न्यू है, प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन फोटोन की जो एनर्जी है वो हो गई एच न्यू डैश, और आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हमारे पास हो गई एम सी स्क्वायर। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से एक काम करते हैं, एम सी स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं इसको इधर भेज देता हूं, एम सी स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, और इसको देखिए इधर भेजेंगे तो माइनस का एच न्यू डैश और प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है जरा, अब आगे का प्रोसीजर समझिए यहां पर ध्यान से। देखो ये मेरे पास आ गया यहां तक। अगर आप ध्यान दें इस एक्सप्रेशन में, इसमें एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर आ रहा है, एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर भी आ रहा है। अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ तो यहां भी एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर आएगा, यहां भी एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर आएगा। देखिए एक्चुअल में हमें चेंज इन वेवलेंथ निकालनी है। चेंज इन वेवलेंथ तभी आएगा हमारे पास, या तो हमारे पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आ जाए इसमें से, या फिर जो हमारे पास ये न्यू और न्यू डैश है ये माइनस में आ जाए। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और यहां पर क्या करते हैं, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करके हमें क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिए। अगर लेफ्ट साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा m की पावर 2 और c की पावर 4। राइट साइड में अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट, सॉरी यहां पर एक मिनट, देखिए यहां पर हमारे पास कितना आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू a। ये मेरा a का काम कर रहा है तो इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस एम नॉट बी स्क्वायर मतलब एम नॉट का स्क्वायर और c की पावर 4 प्लस 2ab, 2a कितना है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश और b कितना है एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहां से आ जाता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से ओपन कर देता हूं। तो ये आएगा मेरे पास एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2ab 2h, देखो h दो बार आ रहा है तो h का स्क्वायर और न्यू डैश ये माइनस 2ab हो गया प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश और एम नॉट सी स्क्वायर। ये मेरे पास यहां से इक्वेशन आ गई। और अब आगे बढ़ते हैं और देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहां पर। चलिए देखिए अब इसके आगे ध्यान दो, यहां पर ये मेरे पास आ गया, यहां तक क्लियर है। चलिए हाँ अब देखो यहां पर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, कैसे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच डैश स्क्वायर। अच्छा पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास,
ये थी एम स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर। एक काम करते हैं, अब हम देखो यहां भी एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर आ रहा है, यहां भी एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर आ रहा है। एक काम कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, देखो मैं एक काम करता हूं, इसको जो इक्वेशन मेरे पास यहां पर ये आ रही है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन बड़ी आएगी तो नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, है ना, और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहां पर देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इक्वेशन 4 है, इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा। देखो अब मैं यहां पर थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, इसकी लेफ्ट साइड क्या है, एम स्क्वायर सी की पावर 4, और इसकी लेफ्ट साइड क्या है, इसकी लेफ्ट साइड है एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहां पर लिख देते हैं एम स्क्वायर सी की पावर 4 में से माइनस कर दो एम स्क्वायर सी स्क्वायर और वी स्क्वायर को। देखो लेफ्ट से लेफ्ट साइड को माइनस कर दिया, एम स्क्वायर सी की पावर 4 से एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है। अब इक्वल टू में आ जाओ। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर और एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, ये दोनों यहां पर भी हैं और ये दोनों यहां पर भी हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको माइनस कर रहे हैं। जब आप इसको इसमें से, जब आप इसमें से उसको माइनस करेंगे तो उन सबके साइन बदल जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये तो खत्म हो गए। क्लियर है। हमारे पास ये टर्म आएगी, ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये टर्म बचेगी। अब आगे देखें जरा, यानी कि यहां से ये दोनों टर्म खत्म हो गई। क्लियर है। तो मेरे पास यहां से टर्म बची 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद मैं एक काम करता हूं, पहले यही सारी टर्म लिख लेता हूं। एम नॉट की पावर 2, देखिए कोई और कैंसिल नहीं हो रहा है, एम नॉट की पावर 2 सी की पावर 4 प्लस एम नॉट की पावर 2 सी की पावर 4 प्लस 2 एच न्यू डैश 2 एच न्यू डैश, और बाहर कितना है, एम नॉट सी स्क्वायर चलिए अब देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो चुकी थी, इन तीनों टर्म को मैं लिख चुका हूं, और पिछली वाली टर्म में देख लेते हैं इसमें क्या बचेगा। देखो ये तो कैंसिल आउट हो चुकी थी, और जब आप माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये टर्म और बचेगी, तो प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश एंड कॉस थीटा, ये हमारे पास फाइनली बच जाएगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें जो लेफ्ट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड से हम एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं इसमें से m की पावर 2 और c की पावर 4 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1 माइनस, अब देखिए आपने इसमें c की पावर 4 को कॉमन लिया है, तो यहां पर ये बच जाएगा, ऊपर तो v स्क्वायर बच जाएगा, नीचे c स्क्वायर बच जाएगा। और इसको देख के आपको कोई फॉर्मूला जरूर याद आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने ये पढ़ रखा है तो, है ना। पढ़ तो सभी ने रखा है, लेकिन कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को याद नहीं होगा। चलिए अब राइट साइड में क्या बच रहा है, 2h स्क्वायर। अच्छा इधर देखो राइट साइड में जरा, यहां पर इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों में 2h स्क्वायर न्यू डैश आ रहा है ना, उसमें cos थीटा, इसमें cos थीटा नहीं है, तो ये तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर कॉमन ले रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिए कॉमन क्या लेंगे, हाँ यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस का 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश, यहां पर न्यू डैश का स्क्वायर नहीं है, केवल डैश होगा, है ना। चलिए ये हमारा कॉमन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो 2h स्क्वायर न्यू डैश था, स्क्वायर नहीं था, ठीक है ना। चलिए इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए कितना बचा, यहां पर तो 1 बचा। अब क्योंकि मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया और वहां प्लस था, तो यहां 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और प्लस और क्या बच गया, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये मेरे पास बच गया। अब आगे देखें जरा, यहां तक पहुंच गए, अब आगे देखो अब क्या होगा।
अब यहां पर हम फॉर्मूला देखिए, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखिए रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब जरा यहां पर ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्चुअल में हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें यहां से क्या करना है, m और m0 के बीच में रिलेशन पता करनी है। तो देखिए m और m0 के बीच में क्या रिलेशन होती है, जरा ध्यान दीजिए। ये रिलेशन हमारे पास होती है m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। एक्चुअल में ये है क्या, ये m और m0 के बीच में रिलेशन है। m0 क्या है, किसी भी बॉडी का रेस्ट मास में जब बॉडी रेस्ट में है तब उसका मास कितना m0 है, और जब वो मोशन में हो तो उसका मास कितना m है। यानी कि अगर बॉडी मोशन में होगी तो बॉडी का मास क्या होगा, चेंज होगा। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर पहली यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वहां पर सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज अगर मोशन में भी है ना, तो उसका मास नहीं चेंज होता, मतलब चार्ज चेंज नहीं होता, लेकिन चार्ज का मास चेंज हो जाता है अगर चार्ज मोशन में है। लेकिन कब चेंज होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर बाइक से घूमने निकल गए, है ना, या आप बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो आपका मास कम हो जाएगा, नहीं होगा। ये मास कम तब होगा जब आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास होगी। ध्यान दीजिए, अगर वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, मतलब उसके आसपास है, तब बॉडी का मास चेंज होता है। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर पर आवर भी अगर आप जा रहे हैं तो भी बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर पर आवर बहुत छोटी, बहुत ही कम स्पीड है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ध्यान रखना, मास कब चेंज होगा, जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी। अब यहां पर मैं देखो, हम आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो स्टूडेंट वहां पर कई बार गलती कर देते हैं। गलती क्यों कर देते हैं कि कई बार आपको न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया होता है वहां पर जो स्पीड दी होती है बॉडी की, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास दी होती है, ठीक है ना। और जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास दी होगी तो ध्यान रखना, आपको मास पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, तब आप आगे का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या करूंगा मैं, इसको यहां से अब थोड़ा सा हम यहां पर, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर आप इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एम स्क्वायर इक्वल टू m0 का स्क्वायर अपॉन नीचे से रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई m0 का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास एक चीज और मिल गई हमें कि यहां पर जो हमारे पास ये लिखा है एम स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर, ये इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, m0 स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन आ जाएगी ये, यहां तक 4 थी, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 5। तो इसको उठा के इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए और देखिए 5 में पुट करके क्या मिलेगा, जरा ध्यान से समझिए। इसकी जगह m0 स्क्वायर आ जाएगा तो ये लेफ्ट में बचेगा m0 स्क्वायर c की पावर 4, ये आ जाएगा लेफ्ट में, इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया, प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4, और क्या बचा, और एक टर्म ये बच गई 2h न्यू माइनस h न्यू डैश प्लस 2h न्यू माइनस h न्यू डैश और m0 c स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ गई यहां से। अब देखो आगे, यहां पर आपको कुछ कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये और ये कैंसिल आउट हो गए और जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं लिख लेता हूं।
तो ये निगेटिव है, इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 2h न्यू माइनस h न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। अब यहां पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, और अगर मैं इसमें से h को कॉमन ले लूं, h को अगर मैं कॉमन ले लूं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा है ना। तो यहां पर मैं कॉमन लेके ही लिख देता हूं पहले, देखो हाँ, तो इसमें से हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये कितना बचेगा 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक h से एक h कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या बचा मेरे पास, जरा ध्यान दीजिए क्या हमारे पास यहां पर बच रहा है। ये हमारे पास बच रहा है इधर h न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक काम करते हैं, देखिए अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर क्या करते हैं, ये जो न्यू डैश है, ये जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू और न्यू डैश, इनको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। तो अब यहां पर देखो बाकी सबको एक साइड करना है, यानी कि h 1 माइनस कॉस थीटा और उधर से नीचे आ जाएगा m नॉट c स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू और न्यू डैश आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इनको अलग अलग कर देते हैं, तो h 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m नॉट c स्क्वायर इक्वल टू, यहां इनको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने से हमें क्या मिलेगा, जब हम सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू मिलेगा। क्लियर है, अब क्या करना है जरा आगे देखिए, लास्ट स्टेप और बचा यहां पर, जरा ध्यान से देखेंगे। देखो इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 6, और इसको दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करिए। c से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि c अपॉन न्यू लैम्डा का फॉर्मूला होता है। अगर मैं ऊपर इसमें c से मल्टीप्लाई कर दूं तो c अपॉन न्यू लैम्डा हो जाएगा और c अपॉन न्यू डैश लैम्डा डैश हो जाएगा, और वही तो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई c, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय c, c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा। और मैं इस वाली साइड को लेफ्ट में लिख रहा हूं, इसको राइट में लिख रहा हूं, ये चलिए अभी लिख देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा hc अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और यहां से एक c कैंसिल हो गया, और यही हमारे पास अब फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा, मतलब कॉम्पटन शिफ्ट h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा यहां से क्या आ गया, इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। तो मेरे ख्याल से सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो समय मुझे लगा आपको बताने में, आपको समझाने में, लेकिन उतना भी ज्यादा लेंथी डेरिवेशन नहीं है। अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो सिर्फ ये डायग्राम आप ध्यान से बनाएं, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो भी मोमेंटम एंड एनर्जी है उनको लिख लें, और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, और इक्वेशन को सॉल्व करें। आपको बहुत ही आसानी के साथ यहां से कॉम्पटन शिफ्ट का जो डेरिवेशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट के कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है ना, देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट आई है h अपॉन m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है,
थीटा वो एंगल है जिस एंगल से हमारा जो फोटोन था वो स्कैटर्ड हुआ था, है ना। यानी कि अगर मैं वापस डायग्राम पे पहुंचूं तो थीटा जो एंगल है वो फोटोन के बीच का और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर तीन स्पेशल केस हम कर सकते हैं। क्या स्पेशल केस है, अगर ये जो हमारा फोटोन है अगर ये स्कैटर्ड ना हो, थीटा यहां अगर जीरो हो जाए, देखो अगर थीटा जीरो होगा, मान लीजिए फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया और सीधे ही चला गया, दिस इज पॉसिबल। तो अगर ऐसा है तो इस फोटोन की जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि एक केस जो बनेगा कि थीटा अगर जीरो है तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा हम देखेंगे अभी। और अगर ये थीटा 90 हो जाए, मतलब फोटोन इस डायरेक्शन में चला जाए, तब हमारी वेवलेंथ कितनी चेंज होगी। और अगर ये थीटा 180 डिग्री हो जाए, यानी कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करे और वापस 180 डिग्री से वापस आ जाए, तब क्या होगा। तो ये तीनों स्पेशल केस है हमारे, इनको डिस्कस करते हैं। तो ना स्पेशल केस देखिए, पहला स्पेशल केस व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि हमारा जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने के बाद स्कैटर्ड नहीं हुआ और सीधे चला गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 होगा तो अब जरा देखिए क्वांटम शिफ्ट कितना आएगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए यहां पर, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसमें थीटा की जगह मैं जीरो वैल्यू पुट कर देता हूं। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस जीरो, और कॉस जीरो आप सब जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा लैम्डा इक्वल टू वैल्यू आएगी 0, और डेल्टा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो हमारा जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ क्या है, सेम है। इस बात को आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन remain unchanged when it is not scattered या when it is forward in the direction of x axis। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं वेवलेंथ चेंज नहीं हुई है। आगे चलते हैं, पहला केस तो ये आ गया हमारे पास, दूसरा केस देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम यहां पर, तो ये हमारा क्या था, केस 1, ठीक है ना। अब देखो केस 2, केस 2। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, तो यहां पर इसको भी समझ लेते हैं। देखो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह रखना है 90, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0। तो मेरे पास यहां पर जो वैल्यू आ रही है ये h अपॉन एम नॉट सी। अब देखो ये तो 1 बचेगा, अब यहां पर h, अब मैं यहां पर h की वैल्यू पुट कर रहा हूं। h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसको आपको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार तो न्यूमेरिकल में ये डेटा गिवन होता है, लेकिन अगर बाय चांस न्यूमेरिकल में डेटा गिवन नहीं हुआ तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 34, और इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड अपॉन एम नॉट। अब देखो एम नॉट क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सब जानते हैं 3 इंटू 10 रेज की पावर 8 होता है। और यहां पर सभी के पास, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, आप ये वैल्यू कैलकुलेटर में एंटर करें, और जैसे ही आप वैल्यू को कैलकुलेटर में एंटर करेंगे तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप इसको अगर कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो क्वांटम शिफ्ट आएगा वो आ जाएगा
0.0243 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम क्या है, यहां पर वेवलेंथ की यूनिट है और आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर में और मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो मैंने आपको कहा एंगस्ट्रॉम, आपको मालूम होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम में और मीटर में क्या रिलेशन है। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा। अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 3 पे। केस 3, केस 3 क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, तो इसको भी जरा ध्यान से समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना, थीटा की वैल्यू पुट कर देनी 180, तो यहां से आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट सी 1 माइनस कॉस, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां से आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आएगी 2h अपॉन m नॉट सी, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप अगेन, तो 2 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में, इंटू 3 इंटू 10⁻8। और देखो सिंपल सी बात है, जो कैलकुलेशन आपने यहां की है ये जस्ट उसका डबल ही तो है ना, क्या है, जस्ट डबल है, इस वैल्यू का डबल है, तो आंसर भी डबल ही आएगा। तो यहां से आपको क्वांटम शिफ्ट की वैल्यू मिलेगी, इसका डबल कर दो तो कितना आ जाएगा 0.0486 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास यहां से क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, और यूनिट होगी आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो ये 3 स्पेशल केस थे जो मैंने आपको बताए, जो यहां पर क्वांटम शिफ्ट के लिए हमारे पास थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है यहां पर, नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल आपको दिए होंगे जहां पर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए। इसमें क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की। देखो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिली, फोटोन से। फोटोन ने कितनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, जरा ध्यान दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, फोटोन के पास इनिशियली जो एनर्जी थी वो h न्यू थी, और फाइनली उसके पास एनर्जी h न्यू डैश हो गई। कितनी हो गई, h न्यू डैश। h इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, h न्यू माइनस न्यू डैश। क्लियर है? अब यहां पर इसको आप लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आप इसको लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए न्यू का फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। अब इसमें से चाहे तो आप c को कॉमन ले लें, तो अगर आप यहां से c को कॉमन लेंगे तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहां पर, अगर आप यहां से c को कॉमन लेते हैं तो आपके पास जो ई के का फॉर्मूला आता है वो एच सी कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश, और यहां से अगर आप लैम्डा नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ जाएगा एच सी, और एलसीएम लेंगे तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यानी कि ऊपर क्वांटम शिफ्ट आ गया, और अपॉन में लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक या दो न्यूमेरिकल में, है ना, जो आपको बुक में दिए होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी गई है, तो उसका फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है।
अब इसके हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए वापस डायग्राम पे एक बार चलते हैं। देखिए डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पर नीचे जा रहा है, यानी कि हमें फाई निकालना है। तो देखिए यहां से फाई कैसे निकलेगा, तो फाई के लिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, सीधे फॉर्मूला लिख देता हूं कि अगर कहीं न्यूमेरिकल में आपको यूज करना पड़े तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, tan फाई, क्योंकि आपको एंगल चाहिए फाई, tan फाई, ये यहां से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होगा, लैम्डा साइन थीटा अपॉन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, कंक्लूजन फ्रॉम द कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसका कंक्लूजन क्या है, यानी कि फाइनली हमें इससे क्या मिल रहा है उसको हम देखते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट के, देखिए हमने कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला निकाला और ये कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला हमारे पास आ गया, H अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए कंक्लूजन तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गए थे, लेकिन फिर भी देखो यहां से क्या पता चल रहा है, ध्यान दीजिए। देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, देखो H कांस्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू पता है, M की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू हमें पता है, बाहर जो लिखी गई क्वांटिटी ये कांस्टेंट है, तो इनसे नहीं कुछ पता चल रहा। इसको जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हुई तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है तो +1 2 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि लैम्डा डैश हमेशा लैम्डा से बड़ा ही होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लार्ज रहेगी। तो ये तो हम स्टार्टिंग में ही पता चल गया था हमें कि अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखो पहला कंक्लूजन यही है कि वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वांटम शिफ्ट ओनली डिपेंड ऑन द स्कैटरिंग एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम शिफ्ट केवल और केवल स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कि आपने मटेरियल कौन सा लिया, कौन से मटेरियल का आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, चाहे आप ग्रेफाइट ले लो चाहे आप कोई और मटेरियल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि क्वांटम शिफ्ट केवल और केवल थीटा एंगल पे डिपेंड कर रही है। आगे चलते हैं, क्वांटम शिफ्ट हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द सब्सटेंस कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यही बात आगे देखो कि क्वांटम शिफ्ट का जो फार्मूला रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप मटेरियल कुछ भी ले ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इसका ऑब्जर्वेशन। नाउ एक और यहां पर ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई क्वांटम इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन विजिबल स्पेक्ट्रम। जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आप लोग पढ़ चुके होंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में क्या होता है, बहुत सारे मतलब उसमें स्टार्टिंग में एक्स रे आती हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, मतलब काफी रेज उसमें होती है, रेडियो वेव होती हैं, और विजिबल स्पेक्ट्रम उसमें बीच में होता है। विजिबल रे कहां होती है, उसमें बीच में होता है। तो एक्चुअल में यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो क्वांटम इफेक्ट है वो एक्सरे में तो दिखाई देता है। जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया इसमें कौन सी रे ली, हमने एक्स रे ली है, तो एक्सरे में तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन ये क्वांटम इफेक्ट विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट के केस में या विजिबल स्पेक्ट्रम में क्यों दिखाई नहीं देता है, इसका आप क्या आंसर लिखेंगे। तो देखो आंसर तो इसका यही लिखा पहली लाइन में, क्या है, द मैक्सिमम चेंज इन द वेवलेंथ। जो वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज आएगा, यानी कि क्वांटम शिफ्ट, भाई मतलब मैक्सिमम क्वांटम शिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी। ये कहां से आई, अभी अभी मैंने आपको स्पेशल केस कराया था, देखो जरा ध्यान से देखो, ये 3 स्पेशल केस थे। मैक्सिमम वैल्यू कहां मिल रही थी आपको, जब थीटा 180 डिग्री था, और वो वैल्यू कितनी थी 0.04546, मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.05 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, यानी कि वेवलेंथ में जो मैक्सिमम चेंज होगा, मैक्सिमम चेंज वो किसके बराबर होगा, 0.05 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। और ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी है, दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना, and this is very small, therefore cannot be observed for the wavelength longer than few angstrom। एक्चुअल में इस पॉइंट को समझिए
यहां पर जो चेंज इन वेवलेंथ है इसकी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है ना। अब जो हमारी एक्सरे होती है, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एक्सरे की खुद की वेवलेंथ बहुत कम है, तो अगर कोई एक छोटी वेवलेंथ है और उस छोटी वेवलेंथ में कुछ चेंज आ रहा है, तो यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम में अगर 0.05 एंगस्ट्रॉम का चेंज आ रहा है तो ये चेंज हमें दिखाई दे जाएगा। क्यों दिखाई दे जाएगा? देखो यहां पर एग्जांपल में समझिए कि मान लो हमारे पास एक्सरे है और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। क्लियर है? अब इसके केस में अगर आपके पास क्वांटम शिफ्ट जो चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है वो इतने एंगस्ट्रॉम आ रही है। अब अगर हम इसको परसेंटेज निकालें कि ये 1 एंगस्ट्रॉम का कितना परसेंट है, तो ये 5% आता है। और किसी भी चीज का 5% जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। क्लियर है ना? ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं विजिबल रेडिएशन की। विजिबल रेडिएशन के केस में जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। अब सोचिए कितनी बड़ी वेवलेंथ है। अब 5000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जो चेंज इन वेवलेंथ है वो तो इतना ही रहेगा, क्योंकि चेंज इन वेवलेंथ जो है वो किसी चीज के डिपेंड नहीं, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये वैल्यू सभी रेडिएशन के लिए और सभी के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये यहां पर वेवलेंथ 5000 है, ये 5000 का केवल 0.001% वैल्यू है। आप सोचिए इसका कितनी छोटी वैल्यू ये है, तो ये कहां दिखाई देगी इतनी बड़ी वेवलेंथ में? मतलब इतनी बड़ी वेवलेंथ है, उसमें अगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, छोटा सा चेंज हो जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। आगे चलते हैं और अब क्वांटम शिफ्ट के न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। देखो अब यहां पर क्या है कि जैसे आपको कहीं पर डेटा नहीं दिया तो आप याद रखना, आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको मालूम होना चाहिए, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही होता है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मैं सब लिख दूंगा धीरे धीरे। चलिए, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सरे, है ना, यहां पर क्वांटम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है एक्सरे का, जिसमें वेवलेंथ हमें दे रखी है। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा। देखो आपको न्यूमेरिकल अगर आपको करने हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए, उसमें क्या क्या गिवन है उस डेटा को लिखिए, और गिवन डेटा के बाद आप देखिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा और उस फॉर्मूले को लिखिए। आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपको कैलकुलेट करना क्या है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन डेटा। देखो क्या दिया गया आपको, इसमें जरा ध्यान देना। इन ए क्वांटम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सरे ऑफ वेवलेंथ आपको दे रखी है, यानी कि लैम्डा आपको दे रखा है, कितना है? 0.015 एंगस्ट्रॉम इज स्कैटर्ड एट एन एंगल। अब देखो ये जो सीधी सी बात है, फोटोन स्कैटर्ड हुआ होगा कितने एंगल पे हुआ? थीटा पे। तो थीटा हमारे पास दे दिया 60 डिग्री। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे। स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश आपको फाइंड करना है, लैम्डा आपको दे दिया गया है, थीटा आपको पता है। तो सीधी सी बात है, आप फॉर्मूला लगाते हैं क्वांटम शिफ्ट का, क्योंकि क्वांटम शिफ्ट के फॉर्मूले में लैम्डा डैश भी आता है और लैम्डा भी आता है। तो यहां पर हम लगाते हैं क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, अब क्वांटम शिफ्ट के फॉर्मूले में आपके पास H भी आएगा, C भी आएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएगा, m0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर मैं सारी वैल्यू को लिख लेता हूं। H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। H मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m0 क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होगी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा गिवन डेटा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला और वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन m0C ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। सब कुछ आपको दे रखा है, सिर्फ वैल्यू को उठा के वहां रख देना है। तो चलिए पुट कर देते हैं सब कुछ, है ना। चलिए अब देखो यहां पर डेल्टा लैम्डा,
इज इक्वल टू H कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ये H आ गया, डिवाइडेड बाई m0 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट, और 1 माइनस cos 60 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यू अपने कैलकुलेटर में एंटर करिए, और जैसे ही इन वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में एंटर करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर आप वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। डायरेक्ट कैलकुलेट करना है यहां पर। अब cos 60 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, cos 60 मुझे पता है सब जानते हैं 1/2, लेकिन आप सीधे कैलकुलेटर में एंटर करिए cos 60 भी, तो आपको यहां से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा डेल्टा लैम्डा का। कॉम्पटन शिफ्ट आपके पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं कॉम्पटन शिफ्ट का, कितना आएगा देखिए, ये आपके पास वैल्यू आ रही होगी 0.012 इंटू 10 की पावर -10, ये वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है ना। 10 की पावर -10 इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और ये वैल्यू होगी मीटर में। किस में होगी? मीटर में। अब जरा ध्यान से समझिए, अब यहां पर ये जो डेल्टा लैम्डा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, या मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं यहीं पर, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और लैम्डा तो आपको गिवन है तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए अब आपके पास आपको कैलकुलेट क्या करना था, लैम्डा डैश। तो अब जरा ध्यान दीजिए, लैम्डा डैश इक्वल टू, इस लैम्डा को राइट साइड ले जाते हैं और इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कितनी है 0.015। अब ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, किसमें है, एंगस्ट्रॉम में, और ये वैल्यू किसमें है, मीटर में। और आपको मैंने अभी बताया था कि 10 की पावर -10 मीटर को हम 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो अगर आपको इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सीधे क्या लिखेंगे, 0.012 लिख देंगे। अब ये एंगस्ट्रॉम बच गया आपके पास, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करके आपके पास यहां से लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.027 एंगस्ट्रॉम। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इस आंसर को कैलकुलेट करके देखिए, आसानी से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, आसान तरीके से आपका ये आंसर आएगा। क्लियर है? ये वैल्यू बस आपको कैलकुलेट करनी है, लैम्डा आपको गिवन है, बस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, यहां पर आपको ये मीटर में आएगा आपका आंसर, आपको इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो आप इसको, ये 10 की पावर -10 मीटर ऊपर आएगा, आप इसको डिवाइड कर दो जो भी आएगा 10 की पावर -10 से, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर हमारे पास आ गया एंगस्ट्रॉम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां से आपका पहला आंसर तो आ गया, आगे देखिए। इन एन एक्सरे फोटोन, अब हमारे पास एक एक्सरे है फिर से, इज फाउंड टू हैव इट्स वेवलेंथ, देखो ध्यान से समझो, इन एन एक्सरे फोटोन इज फाउंड टू हैव इट्स वेवलेंथ डबल ऑन बीइंग स्कैटर्ड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो फोटोन है वो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो डबल हो जाती है आफ्टर स्कैटरिंग, यानी कि कोलिजन के बाद वेवलेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है, पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। आपको ये कहा जा रहा है यहां पर कि वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग वो डबल हो जाती है इनिशियल वेवलेंथ के। इसका मतलब लैम्डा डैश की वैल्यू 2 लैम्डा दे रखी है आपको, थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, और आपको ये भी दे रखा है कि कितने डिग्री से वो स्कैटर्ड होती है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है। फाइंड द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यहां पर आपको एक तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी कि आपको फोटोन की एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। ये डेटा आपको कैलकुलेट करना है, और जो गिवन है वो मैंने आपके पास लिख दिया। अब फिर से आपको यहां पर देखिए कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगेन आपको H का पता होना चाहिए, अगर H नहीं दे रखा है तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। मतलब ये आपको डेटा गिवन ही है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है तो वहां से आप लिखेंगे क्या क्या दे रखा है आपको, और अगर नहीं भी लिखा क्वेश्चन में तो भी आप लिख देंगे, आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास H आ गया। H के बाद हमें m0 चाहिए। m0 की वैल्यू आपको मालूम है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम हो जाएगी, और C की वैल्यू 3 इंटू
10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद देखें जरा, अब यहां पर चलिए, अब यहां पर क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। और यहां पर सारी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड में आएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, राइट साइड में 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस थीटा कितना है 90 डिग्री, यानी कि cos 90, और आप जानते हैं cos 90 जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो गई। मतलब आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है और आगे वैल्यू पुट करते हैं। अब यहां पर देखो आपको क्या निकालना है, लैम्डा आपको निकालना है और लैम्डा डैश आपको दिया है, तो लैम्डा डैश की जगह पुट कर दो 2 लैम्डा और माइनस लैम्डा, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू आपकी 0.0243 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। वीडियो को पॉज करें और एक बार आंसर को चेक कर लें कि आपकी वैल्यू ये आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो यहां से आप आंसर हमारे पास आ गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 0.2543 या 45, देखिए अप्रोक्सीमेट आएगा, यहां पर 3 भी आ सकता है और आपका हो सकता है 5 आ रहा हो, तो इसमें से फर्क नहीं पड़ रहा, स्टार्टिंग की डिजिट सेम होनी चाहिए। तो ये आंसर आपके पास रहेगा, क्लियर है। तो यहां से अब ये 2 लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, एक मिनट, हाँ तो यहां पर हमारे पास जरा ध्यान दीजिए एंगस्ट्रॉम, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 0.0245, अगर आपका 3 भी आ रहा है तो भी ठीक है। ये यहां पर फाइनल आंसर आ गया किसका, वेवलेंथ का। लेकिन यहां पर एक चीज और पूछी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यहां पर साइड में कर देता हूं, देखो एनर्जी कितनी आएगी फोटोन की, ध्यान दीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन, देखो फोटोन की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन फार्मूला क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं डेरिवेशन में, E इक्वल टू एच न्यू होता है, लेकिन हमें न्यू तो दे नहीं रखा, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, तो इसको वेवलेंथ के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट होगा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है ना। फाइंड द वेवलेंथ एंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पूछा, ध्यान रखना, अगर स्कैटर्ड फोटोन पूछा होता तो यहाँ न्यू डैश आता, गलती नहीं करना है, यहां पर इंसिडेंट फोटोन पूछा इसलिए न्यू है, अगर स्कैटर्ड फोटोन होता तो न्यू डैश आता और यहां पर लैम्डा डैश आ जाता। अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा हम निकाल चुके हैं, इसको यहां पर पुट कर देंगे 0.0245, इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करिए और यहां से आपको E का आंसर मिल जाएगा। और आंसर मैं एक बार लिख देता हूं, आंसर कितना आ रहा है, आंसर ये आ रहा है 8 वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर को चेक कर लें, 8.106 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल, ये यहां से हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। हाँ इसमें एक चीज यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है भैया, आपको मैं बता देता हूं क्या ध्यान रखना है। देखो आप यहां पर ये जो वैल्यू ये एंगस्ट्रॉम में है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको आप क्या करें 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई भी कर लें, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू आप अपनी कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो यहां से हमारा ये न्यूमेरिकल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ। अब हमारे पास एक्सरे है और उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि गिवन डेटा क्या है, गिवन, देखिए गिवन डेटा मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, गिवन क्या है आपके पास, यहां पर आपको एक्सरे दी है जिसकी वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको 2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी, ये एक ब्लैक बॉडी से क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, एंड एक्स रे आर स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है।
देखिए इसी तरह के क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे अभी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये अभी जो आपका सेमेस्टर एग्जाम हुआ है उसी में, अभी जो हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें ये क्वेश्चन आया था। लेकिन ये क्वेश्चन अकेले नहीं आया था, 7 मार्क्स में इसके साथ में कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन भी था, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो यहां पर हमें थीटा दे दिया, पूछा क्या, कैलकुलेट द कॉम्पटन शिफ्ट एंड वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, यानी कि हमसे एक तो कॉम्पटन शिफ्ट पूछी है और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ भी हमसे पूछी है। तो ये तो आसानी से आ जाएगा, देखिए कैसे। तो पहले हम डेटा लिख लेते हैं, ये तो डेटा हमें गिवन है ना, और हमें यहां से निकालना क्या है, यहां से लैम्डा डैश मुझे कैलकुलेट करना है, और बाकी जो डेटा है वो आप जानते हैं, h क्या होगा, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, c कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और m नॉट कितना है, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को ये सारी वैल्यूज याद हो जाएं। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। अब आगे देखो, अब यहां पर कॉम्पटन शिफ्ट निकालना है, तो कॉम्पटन शिफ्ट का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34। देखिए यहां पर 6.63 की जगह 6.62 भी आप लिख सकते हैं, अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहां पर वैल्यू आएगी 1 माइनस थीटा कितना है, 45 डिग्री, कॉस 45। ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर में आप एंटर करें और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये डेटा जो यहां पर गिवन है इसको कैलकुलेटर में यूज करें और इसका आंसर को निकालें। तो यहां से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट, ये आंसर आपके पास आ रहा है 0.0007 एंगस्ट्रॉम। एक बार चेक करिए क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है। तो एक पार्ट तो हमारा आ गया। आगे क्या पूछा था इन्होंने, देखिए ये तो आ गया कॉम्पटन शिफ्ट। अब हमें निकालना वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग फोटोन। तो ये कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ रहा है 007 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पर इसको देखिए, इसको ओपन करके लिख दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू 0.007 एंगस्ट्रॉम, और यहां पर लैम्डा की वैल्यू 2 दे रखी है आपको, यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे। तो चलिए मैं इधर पुट कर देता हूं, चलो ध्यान से देखें, ये ले यहां पर आ जाते हैं। तो यहां से अगर मैं लैम्डा डैश को कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा लैम्डा डैश -2 इज इक्वल टू 0.007 एंगस्ट्रॉम। ये 2 उधर जाएगा तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2.007 एंगस्ट्रॉम, और यही हमारा यहां पर इसका फाइनल आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो मैंने 3 न्यूमेरिकल कराए, ये तीनों न्यूमेरिकल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। और आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले एकेडीयू में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडीयू एग्जाम के लिए। देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड रेडिएशन इन कॉम्पटन इफेक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बहुत डिटेल में समझाया था, है ना। स्टार्टिंग में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्राइव द नेसेसरी एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट, तो जो हमने डेरिवेशन किया कॉम्पटन शिफ्ट का, वो डेरिवेशन आपको इस क्वेश्चन में करना होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको 3 करा चुका हूं। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको अपने आप करने के लिए दिया है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको इसका आंसर भी यहां दिया गया, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इनको एक बार करके देखें, सबका आंसर आपको लेक्चर के नोट्स में मिल जाएगा।